नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 से 28 तक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। मतलब कि जो पूरा एक्ट हम लोग आज ख़त्म कर रहे हैं, 28 तक ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से। ठीक है, तो शुरू किससे कर रहे हैं? सेक्शन 21 से। क्या है? जो डिपेंडेंट पूरी तरीके से सेक्शन 21 से 28 तक। डिपेंडेंट सेक्शन 21 में बताया गया कि कौन होता है, तो पूरी तरीके से डायग्राम से हम लोग समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 21 आखिर बोलता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 21 बात क्या करता है कि एक मरा हुआ इंसान। सबसे पहले हमको एक चाहिए, एक मरा हुआ डिसीज्ड आदमी। तो मैं एच ह्यूमन से डिनोट करता हूँ, एक ह्यूमन एच। ठीक है, एक डिसीज्ड सन। अब एक इंसान है, उसका डिपेंडेंट कौन होगा? ठीक है, डिपेंडेंट मतलब कि ये इंसान है, ये मर गया है। अब ये तो मर गया है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट नाम से क्लियर है कि जो डिपेंडेंट है, डिपेंड है। अब इसके ऊपर कौन कौन लोग डिपेंड है, ठीक है, उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा। कौन देगा वो आगे के सेक्शन में देखेंगे, सेक्शन 22, 23 वो देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी क्या बात कर रहा है, एक आदमी है, इसके ऊपर कुछ लोग डिपेंडेंट हैं जिसको मेंटेनेंस मिलेगा। तो कौन है वो लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? तो सेक्शन 21 का सबसे पहला क्या है, ये एक आदमी है जो कि मर गया, डिसीज्ड। सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग कौन है डिपेंडेंट। तो सबसे पहला है हिज या हर फादर। अब ह्यूमन है, वरना मेल लिखता कि यार एक मेल है कौन यहाँ पर? एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए मैंने ह्यूमन लिखा है। तो सबसे पहला क्या है, हिज या हर फादर। ठीक है, हिज या हर फादर। ये दो एरो मैंने क्यों बनाए? क्योंकि अगला है हिज और हर मदर। हिज या हर मदर, फादर मदर, दो डिपेंडेंट है, हिज या हर मदर। अब अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक एरो में हटा देता हूँ और ऐसा भी कर दूँ। ठीक है, क्योंकि एरो होता है तो बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी साइंटिफिक बात करी है मैंने। साइंस से तो मेरा भी ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही तो ऐसा लग रहा है कि ये फादर, ये मदर। ठीक है, तो दो हमारे हो गए। अब अगला क्या है, हिज विडो मतलब कि इसकी विडो, मतलब इसकी वाइफ। तो अब ये तो मर चुका है ये तो अब विडो हुई ना इसकी। तो इसकी विडो भी कौन होगी? डिपेंडेंट होगी। कब तक? जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। विडो तब तक, इस पूरे उसमें विडो तब तक की वो रहेगी डिपेंडेंट जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती दोबारा। तब तक वो कौन रहेगी? तब तक वो विडो रहेगी, तब तक वो डिपेंडेंट रहेगी। अगर शादी कर ली तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर। अगला क्या है, हिज और हर सन और हिज और हर सन। सबसे पहले हिज या हर सन, हिज या हर सन। अब और द सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन, मरे हुए सन का सन ऑफ ए प्रीडिसीज्ड सन। ठीक है, सन ऑफ ए प्रीडिसीज्ड सन। अब अगला क्या बोल रहा है, सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन, मरे हुए सन के सन का सन। मरे हुए सन, तो सबसे पहले मरे हुए सन बनाओ। वैसे मैं इधर भी कर सकता था, लेकिन हौच पौच नहीं करना मुझको। मरे हुए सन के सन का सन। ठीक है, अब अगला सर, हाँ, तो अभी इस सन वाला तो हो गया, लेकिन इसमें बोला क्या हुआ है कि सन को तब तक मेंटेन किया जाएगा, डिपेंडेंट को मेंटेन करेगा। तो सन को तब तक मेंटेन करेंगे जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। एक बार मेजर हो गया सन तो उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्या बोला गया है कि हिज और हर अनमैरिड डॉटर। एक चीज और बोली है इसमें, अगर हम देखें कि फादर या मदर स्टेट से अगर वो मेंटेन हो सकता है, मतलब कि जो सन है जैसे कि ये है ग्रैंड सन के टाइम पर, जैसे कि ये है। अब ये ग्रैंड सन के, अगर हम लोग ग्रैंड सन का वो देखें, जैसे इसको तो मेंटेन होना ही पड़ेगा,
ये जो है वो तो इसी को मेंटेन, ग्रैंडसन के टाइम पर अगर इसके फादर या मदर की प्रॉपर्टी से अगर ये मेंटेन हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो मेंटेन नहीं करेंगे तो ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और ग्रेट ग्रैंडसन मतलब कि ग्रेट ग्रैंडसन कौन, ये हो जाएगा ग्रेट ग्रैंडसन। तो इसके फादर या मदर की प्रॉपर्टी से, इसके फादर या इसकी कोई मदर इसकी प्रॉपर्टी से अगर वो मेंटेन हो सकता है, या फिर इसके फादर के फादर कौन ही हो जाएंगे और इसकी मदर, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी वो मेंटेन हो सकता है तो ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हौच-पौच अगर नहीं आ रहा समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी कोई वो नहीं है। हम लोग अगला डिस्कस करते हैं, अगला कौन होगा। मैं भी यार चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, क्या तुम भी फालतू की बातें करके लेके बैठ गए। अगला देखते हैं हम लोग, हिज और हर अनमैरिड डॉटर। अनमैरिड डॉटर, यहाँ पर मैरिड बात नहीं, अनमैरिड डॉटर, हिज और हर अनमैरिड डॉटर। तो मैं चाहूँ तो अलग भी बना सकता हूँ, बोर्ड भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसी की तो सिस्टर है, हिज और हर अनमैरिड डॉटर, ठीक है, इसकी डॉटर, हिज और हर अनमैरिड डॉटर, ठीक है। और द अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन, मतलब कि मरी हुई सन की डॉटर, मतलब मरा हुआ सन उसकी डॉटर, ठीक है। ये अगला क्या बोला है, और प्रीडिसीज और द अनमैरिड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन, मतलब कि मरे हुए सन के सन की डॉटर, मतलब कि ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये डॉटर वाली के पार्ट क्लियर हो गई, लेकिन ये डिपेंडेंट कब तक रहेगी डॉटर, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती। एक बार इसकी शादी हो गई तो ये डिपेंडेंट नहीं रहेगी। यहाँ पर मेजर वाला खेल नहीं है कि डॉटर है तो मेजर होगी, तो नहीं, जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक ये डिपेंडेंट रहेगी। शादी हो गई फिर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ठीक है, क्लियर। ये डॉटर वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब अगला क्या है, हिज विडोड डॉटर। कौन है, हिज विडोड डॉटर, हिज विडोड डॉटर मतलब कि इसकी डॉटर, लेकिन कौन, विडोड डॉटर, डॉटर है लेकिन विडो हो गई है, शादी तो सीधे शादीशुदा नहीं है, तो मैं DW बना रहा हूँ, डॉटर जो कि विडो हो गई है, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि यार ये डिपेंडेंट कब बनेगी, जब तक वो किसी भी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रही वो अपने आप को। किस तरीके से मेंटेन, फ्रॉम स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से नहीं कर पा रही है, या उसके सन या डॉटर, सन या डॉटर ही नहीं है तो बात ही अलग है, सन और डॉटर से नहीं हो पा रही है, उसकी प्रॉपर्टी से, सन या डॉटर की प्रॉपर्टी से, ठीक है, या फिर उसके फादर इन लॉ, मतलब इसके जो ससुर हैं, फादर इन लॉ है, या फिर फादर इन लॉ के फादर, फादर इन लॉ के फादर, कहीं से भी कुछ बात नहीं बन रही, तो फिर दोबारा आ जा बेटा, तुम भी डिपेंडेंट बन जा, ठीक है, तब जाके डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन कहीं से भी अगर ये अपने आप को मैनेज कर पा रही है, मेंटेन कर पा रही है, तो नहीं, ठीक है, क्लियर है। ये भी पार्ट बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया। वैसे कुछ है ही नहीं इसमें, अगर आप देखो ना तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ ही नहीं है, सब कुछ सीधा साधा सुलझा हुआ सा है। अगला देखिए, एनी विडो ऑफ हिज सन, और एनी विडो ऑफ हिज सन, सबसे पहले सन, एनी विडो, तो ये तो जिंदा है तो विडो तो हो ही नहीं सकती, विडो कौन होगी, इसकी, एनी विडो। लेकिन यहाँ पे नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, जगह ज़्यादा है थोड़ी सी, एनी विडो, ठीक है, एनी विडो ऑफ हिज सन और ऑफ अ सन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन, मरे हुए सन की सन, मतलब ये इसकी विडो और इसकी विडो। और भी कुछ बोला है क्या, सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, मतलब दोबारा शादी जब तक नहीं करती ये विडो, बात हो गई हमारी, क्यों बार बार एक ही चीज़ बोलना, तब तक ओके, ठीक है। अब वही कंडीशन क्या कि या तो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही हो, या फिर उसके सन या डॉटर, या वही पूरी पंचायत, दोबारा क्या क्या बोलूँ, ठीक है। अगला, हिज और हर माइनर इलेजिटिमेट सन, और पूरी तरीके से बोलूँ तो हिज और हर इलेजिटिमेट डॉटर, ठीक है, जब तक वो अनमैरिड नहीं होती, और इलेजिटिमेट सन कब तक, जब तक वो मेजर नहीं होते। तो दो चीज़ें एक साथ बना दूं क्या मैं, मेरे सब्सक्राइबर्स क्या बोलते हो आप, मेरे व्यूअर्स, बना देते हैं, सन इलेजिटिमेट, डॉटर इलेजिटिमेट,
ठीक है। और भी कुछ है क्या सर हमारे पास? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, हमारा पूरा डायग्राम बन चुका है। किस चीज़ का डायग्राम है ये? डिपेंडेंट्स का डायग्राम है सर। सन इलेजिटिमेट, डॉटर इलेजिटिमेट। सन कब तक डिपेंडेंट रहेगा? जब तक मेजर नहीं हो जाता। डॉटर कब तक? जब तक वो शादी नहीं कर लेती, इलेजिटिमेट है। अब आप सोच रहे होगे कि यार इसका जैसे कि इलेजिटिमेट है तो इसका ये वाला डायग्राम क्यों नहीं बन रहा? ऐसा भी तो होना चाहिए, प्री डिसीज सन ऑफ इलेजिटिमेट वगैरह, ये पूरी जो चेन है इसमें भी चलनी चाहिए। क्यों नहीं चल रही भैया? रिश्ते ही नाजायज़ है ना, तो इसके जो लिंक बनेगी, आप चेन बना भी दोगे तो वो पूरा रिश्ता ही नाजायज़ रहेगा। यहाँ से लेकर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो जब यही नाजायज़ है तो ये तो कोई मतलब रिश्ते ही नहीं है ये तो। समझ रहे हो आप? मैंने डायग्राम बिगाड़ दिया यार मेरा, लेकिन जो भी आप समझ गए ना, पूरा डायग्राम बन चुका हमारा। तो ये था हमारा सेक्शन 21 डिपेंडेंट्स को लेके पूरा डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेक्शन 22 डिस्कस करते हैं। अब मतलब की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। ठीक है, हमने बहुत सारे डिपेंडेंट्स देख लिए, कौन कौन से हो सकते हैं। सेक्शन 21 में हम लोगों ने अच्छे से देखा, चार्ट में एक डायग्राम बना के कौन कौन हो सकते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, अब उनको मेंटेनेंस कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम देखते हैं सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 क्या बात करता है। सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि जो भी डिपेंडेंट्स के हेयर्स हैं, मतलब क्या कि किसी को भी, आप सीधी तरीके से ये समझो कि एक आदमी मरा है, उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी को तो मिली होगी ना, किसी को तो मिली होगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास तो गई नहीं होगी। तो जिस किसी को भी वो प्रॉपर्टी मिली है, जिस किसी को भी प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, अब उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी क्या है, ये जिम्मेदारी है कि उसके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, इस आदमी के जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, वो उनको मेंटेन करेगा। बिल्कुल क्लियर है? जो भी हेयर होगा, मतलब कि हमने बहुत सारे डिपेंडेंट्स देखे थे, हमने सेक्शन 21 में बहुत सारे डिपेंडेंट देखे। ठीक है, तो अब एक हिसाब से देखा जाए, अगर हम एक केस सोचे दिमाग में, ऐसी एग्जाम्पल के तरीके से कि यार एक आदमी है जिसके 4 हेयर्स हुए, जिसके 4 हेयर्स हैं। अब हुआ क्या, 4 हेयर्स है, मतलब 4 लोगों को प्रॉपर्टी मिलनी थी, 4 डिपेंडेंट्स थे, ये मान के चलो 4 लोगों को प्रॉपर्टी मिलनी थी, लेकिन मिली तो सिर्फ एक को ही मिल गई, एक ही को मिली। अब बाकी के ये 3 लोग क्या करें बेचारे? तो बाकी के 3 लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक को तो मिल गई ना, तो एक की जिम्मेदारी ये है कि वो बाकी के 3 लोगों को मेंटेन करेगा। ये बोलता है सब सेक्शन 1 बिल्कुल सीधी भाषा में, कि अगर एक किसी हेयर को मिल गई प्रॉपर्टी, तो बाकी के जितने डिपेंडेंट्स हैं उनको वो करेगा मेंटेन। लेकिन प्रॉपर्टी मिलनी है, अपनी जेब से नहीं करेगा, प्रॉपर्टी मिली है तो। ठीक है, अब यहीं पर सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि जिसको नहीं मिली है प्रॉपर्टी, जिसको नहीं मिली है प्रॉपर्टी, वो क्लेम करेगा प्रॉपर्टी को, वो मांग सकता है प्रॉपर्टी। ये बोलता है सब सेक्शन 2। एक ऊपर वाला क्या बोलता है कि भाई तू देगा, और दूसरा वाला क्या बोलता है कि भाई तू लेगा। आ रहा है समझ में आपको? ये बात करता है सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 3 बात करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है। पहले मैं आपको बताऊं कि मान के चलो कि 3 लोग हैं, एक प्रॉपर्टी है, वो 3 लोगों में डिवाइड हुई है। एक प्रॉपर्टी है, 3 लोगों में डिवाइड हुई है। एक आदमी को मिली है 100 एकर्स की लैंड, दूसरे आदमी को मिली है 100 एकर्स की लैंड, मतलब दोनों को 100 एकर्स की, और एक आदमी को मिली है 10 एकर्स की लैंड। एक आदमी को मिली है 10 एकड़ की ज़मीन, मतलब कि एक को 100 एकड़ की, एक को 100 एकड़ की, और एक को सिर्फ 10 एकड़ की ज़मीन। अब बात आती मेंटेनेंस की, तो अब मेंटेनेंस हो गया कि यार आप भी महीने का 6,000 रुपये दोगे, आप भी 6,000 दोगे, आप भी 6,000 दोगे, मतलब कि जिसको 100 एकड़ की ज़मीन मिली है वो भी 6,000, आप भी 6,000, आप भी 6,000। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? अगर हम वैसे ही देखें कि यार ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सेक्शन 3 भी यही बात करता है कि यार जिस भी प्रपोर्शन में आपको प्रॉपर्टी मिली है, उसी प्रपोर्शन में आप मेंटेनेंस भी दोगे। अब 100 और 10 का अगर आप प्रपोर्शन निकालो, अगर आप निकालना चाहो, क्योंकि मेरी तो इच्छा नहीं है अभी मैथ्स करने की, देखो अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी निकाल लो और कमेंट में बता देना कि यार क्या प्रोपोर्शन निकला 100 और 10, और किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइड, किस तरीके से मेंटेनेंस जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से मेंटेनेंस जाएगा।
बिल्कुल क्लियर है कि मतलब जिस भी प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है उसी प्रोपोर्शन में आप मेंटेनेंस भी दोगे। ऐसा नहीं कि यार इक्वली, नहीं, जिस प्रोपोर्शन में डिवाइड हुई है उसी में उसमें। ठीक है, अब आते हैं सब सेक्शन 4 के ऊपर। अब बात करते हैं सब सेक्शन 4 की हम लोग। अब सब सेक्शन 4 का माया जाल में हमको नहीं फंसना है, बड़ा बिल्कुल उन्होंने लपेटी है। जो भी आपने अगर पतंग उड़ाई हो तो वो ऐसे लपेटते हैं ना, उसमें उसको क्या बोलते हैं वो, जिसमें वो डोर लपेटते हैं हम लोग। ठीक है, उस तरीके से ये शब्दों का मायाजाल है, लेकिन हमको उसमें नहीं फंसना है। मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ, मेरे को देखो, आप मुझको देखो, मैं क्या बात करने वाला हूँ। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं डिपेंडेंट हूँ। नहीं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ और मेरे को क्या प्रॉपर्टी मिली है किसी आदमी की। अब मेरे को ये बोला गया है कि ये डिपेंडेंट है भैया, आपको इसको मेंटेन करना है। क्या यहाँ तक क्लियर है कि यार मैं एक आदमी हूँ, मुझे प्रॉपर्टी मिली है, एक आदमी मर चुका है, उसकी प्रॉपर्टी मिली है मुझको, और मुझको बोला गया है कि ये डिपेंडेंट है, आपको इसको मेंटेन करना है। ठीक है, अब मुझको बोला गया है कि आपको हर महीने 7,000 रुपये उनको देने, हर महीने आपको 7,000 रुपये उनको देने। अब हुआ क्या कि यार जो प्रॉपर्टी मुझको मिली थी, उससे मुझको आ कितना रहा है? सिर्फ 10,000 रुपये। उस प्रॉपर्टी से मुझको हर महीने कितना आ रहा है? 10,000 रुपीज़। अब मुझको बोला कितना गया है कि यार आपको 7,000 रुपये इनको देना है, 7,000 रुपये आपको इनको देना है हर महीने। मेरे पास कितना आ रहा है? 10,000 रुपीज़। तो इस हिसाब से तो यार मेरे को प्रॉपर्टी क्यों दी आपने? मेरे को तो बढ़िया आप वो बना देते, क्या बोलते हैं, मुझे डिपेंडेंट बना देते। इससे अच्छा तो मुझे प्रॉपर्टी क्यों दी आपने? मतलब मेरे को देने के बाद 3,000 बच रहा है, कम से कम इक्वल तो बचे कम से कम। तो ये सेक्शन भी यही बोल रहा है कि यार देने के बाद अगर जो आपको मिलता है एज अ डिपेंडेंट, आपको मिलता, अगर उससे भी कम अमाउंट आपके पास बच रहा है तो आप लायबल नहीं हो मेंटेनेंस देने के किसी को भी। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार 7,000 से अगर 7,000 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 7,000 से नीचे हो रहा है, इससे अच्छा तो मतलब फिर आप खुद ही सोचो ना, मतलब क्या है? जब एक किसी मालिक को, कंपनी के मालिक को 50,000 रुपये मिल रहे हैं और उसी के जो काम करने वाला है उसको अगर 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो मतलब क्या? मुझे भी वही बना दो आप, तो कोई आप बन जाओ मालिक। समझ रहे हो? तो या तो इक्वल हो, या फिर अगर कम बच रहा है आपको, समझ रहे हो, अगर आपके पास कम बच रहा है तो फिर आप लायबल नहीं हो। ठीक है, आप लायबल नहीं हो, ये बोलता है सेक्शन 20 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 22 का। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 23 की, जो कि बताता है कि यार किसको कितना मेंटेनेंस मिलेगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि यार इस आदमी को इतना मेंटेनेंस देंगे, इस आदमी को इतना मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, तो सेक्शन 23 ये साफ कर रहा है कि ये सब कुछ जो पावर है, ये डिस्क्रिशन ये कोर्ट के हाथ में, कोर्ट जो चाहे वो उस तरीके से मेंटेनेंस दे सकता है। सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 के पॉइंट्स को दिमाग में रख के वो जो चाहे वो फैसला कर सकती है, वो जिसको चाहे जो उतना मेंटेनेंस दे सकती है। अब हमने क्या क्या देखा था? हमने सबसे पहले तो डिपेंडेंट्स हमने देखे, अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने देखे थे कि डिपेंडेंट्स देखे थे कि यार डिपेंडेंट्स को मेंटेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको तो ये पता है मेंटेनेंस डिपेंडेंट का हो सकता है। और हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था? वाइफ का, विडोड डॉटर इन लॉ का, और चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स का मेंटेनेंस। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि इतने तरीके का मेंटेनेंस हो सकता है। सब सेक्शन 2 बात करता है वाइफ, विडोड डॉटर इन लॉ और चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स का मेंटेनेंस किस तरीके से डिसाइड करेगी कोर्ट, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखेगी उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने से पहले कि यार इनको इतना मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हैं कुछ, बिल्कुल सीधी से पॉइंट्स है, कुछ ऐसा समझने वाला नहीं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला है हमारा द पोजीशन एंड द स्टेटस ऑफ द पार्टीज, है ना। सीधी सी बात है कि हस्बैंड की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, और जो वाइफ है उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, उस हिसाब से ही वो एक पॉइंट है, मेन है पॉइंट है। यार किसी को जो 2,000 में ही मेंटेन हो सकता है उसको क्यों आप 20,000 रुपये दे रहे हो? सब कुछ कोर्ट के हाथ में, मैं तो कुछ डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरा है रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट। अब जो क्लेमेंट्स की इच्छाएं हैं वो रीजनेबल भी हैं या नहीं हैं, ये चीज़ें समझाने वाली नहीं है, मैं तो पढ़ ही देता हूँ।
जो जो मेरे को लगेगा वो समझा दूंगा। इफ़ द क्लेमेंट इज लिविंग सेपरेटली वेदर द क्लेमेंट इज जस्टिफाइड इन डूइंग सो, है ना, कि यार वो अकेले रह रही है और वो जस्टिफाइड भी है, ज़रूरत ही नहीं है क्यों रह रही है अकेले या रह रहा है जो भी। द वैल्यू ऑफ द क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी एंड एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम द क्लेमेंट्स ओन अर्निंग्स और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। यार वैल्यू भी तो डिटरमाइन करनी पड़ेगी, किसकी क्या प्रॉपर्टी है जो भी है। आप जिसके भी खिलाफ मेंटेनेंस बोल रहे हो कि यार इससे इतना मेंटेनेंस दो, तो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि यार वाकई में इतनी वर्थ इट है या नहीं है, क्या 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 वैल्यू क्या है इस प्रॉपर्टी की और आप कितना कमा रहे हो, ये सब देखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट। अब ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि यार ये देखना पड़ेगा कि यार आप तो कर रहे हो मेंटेनेंस क्लेम, लेकिन आपके साथ और कितने लोग कर रहे हैं मेंटेनेंस क्लेम, ठीक है। अगर आप अकेले हो तो 20,000 रुपये भी देने में कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है कि 20,000 भी चलेगा, लेकिन अगर 10 लोग कर रहे हैं तो यार फिर तो कम होगा, सीधी सी बात है, देखना पड़ेगा ये सब कोड के ऊपर। अब आता है सब सेक्शन 3 जो कि डिटरमाइन करता है कि डिपेंडेंट की मेंटेनेंस हम लोग किस तरीके से देंगे। वो सारे पॉइंट्स हैं वो जो कोड दिमाग में रखता है। तो शुरू करते, सबसे पहला क्या है हमारा, द नेट वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ हिज डेट्स। डेट्स अगर हैं, अगर बाई चांस अगर हैं डिसीज्ड की प्रॉपर्टी पर, तो उसको चुकता करने के बाद क्या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या नेट वैल्यू है, ठीक है। अब ये मैंने बोला तो था कि मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन पता नहीं मैं क्यों समझा रहा हूँ। अब जो मेरे को नहीं लगेगा वो मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। द प्रोविजन इफ एनी मेड अंडर अ विल ऑफ द डिसीज्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ द डिफेंडेंट। अब मरने से पहले अगर जो डिसीज्ड है उसने भी कुछ विल बनाई है कि यार मेरे मरने के बाद मेरे जो ये लोग हैं इनको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, तो वो विल भी कोर्ट दिमाग में रखेगी कि यार इसकी ये इच्छा थी, इसको इतना मिलना, तो अब कितना मिलना चाहिए इसको, तो ये भी कोर्ट देखेगी दिमाग में। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अब यार सीधी सी बात है, ये किस तरीके की कितनी क्लोजनेस थी उन दोनों के बीच में, वो डिग्री भी देखी जाएगी। द रीजनेबल वॉन्ट्स ऑफ द डिपेंडेंट। सीधी सी बात है, रीजनेबल है या नहीं है। द पास्ट रिलेशंस बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द डिसीज्ड, ठीक है, मतलब कि आपके जो पहले के रिलेशन ही वो इतने बेकार थे कि आप एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे। अब आप बोल रहे हो कि यार सबसे ज़्यादा आपको मिलना चाहिए, तो यार ऐसा तो नहीं होगा यार। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिपेंडेंट एंड एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम हिज और हर अर्निंग्स और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। वही हमने अभी देखा वो वाइफ, अभी पिछले वाले सब सेक्शन 2 में अभी यही सेम चीज़ देखी हमने कि यार वो वैल्यू प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेंगे, आप कितना कमा रहे हो, सामने वाला कितना कमा रहा है, कितनी अर्निंग हो सकती है, ये सब चीज़ें वो सब देखेंगे। द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, ये वही चीज़ कि यार आपके साथ और कितने मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, वो चीज़ भी देखी जाएगी इसमें। बात करते हैं सेक्शन 24 की, जो कि बोलता है कि यार जो मेंटेनेंस लेने वाला इंसान है इस हिंदू लॉ के अंडर, वो एक हिंदू होना चाहिए। अगर हिंदू रिलीजन चेंज कर लिया आपने, हिंदू नहीं रहे आप, तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। सीधी सी बात है यार, हिंदू लॉ के अंडर फिर आपको कैसे मिलेगा। तो अगर आपको मिल रहा था, आप हिंदू नहीं रहे फिर, ठीक है, दूसरे उसमें कन्वर्ट हो गए आप, तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 24। अब सेक्शन 25 ये बोलता है कि यार मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स हो चुका है, ठीक है, चलो फिक्स हो चुका है, कोर्ट ने बोल दिया है कि यार इतना मेंटेनेंस आप दोगे, लेकिन यार कुछ कंडीशंस इस तरीके से चेंजेस होती हैं कि यार अब वो आदमी उतना दे ही नहीं पा रहा। मतलब कि मान के चलो कि यार एक आदमी जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे को कोर्ट ने बोला कि ये डिपेंडेंट है, आप यार इतना तो दो, 5,000 रुपये दो आप महीने के, ठीक है कोई बात नहीं, दे दूंगा, मेरा क्या है। अब बढ़िया जो प्रॉपर्टी मुझे मिली थी उससे मुझको 10,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन हुआ ऐसा कि एक दिन बाढ़ आ गई। अब बाढ़ से हुआ क्या कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी सब तहस नहस हो गई। अब जो 10,000 आ रहा था अब उससे आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, कंडीशंस चेंज हो गई। अब कंडीशंस चेंज होने से क्या हुआ, मेरे पास खुद कुछ नहीं आ रहा, मैं सामने वाले को क्या दूंगा। मतलब कि ये जस्टिफाइबल है, ठीक है, जस्टिफाइड है। तो इस टाइम पर जो अमाउंट है वो चेंज हो सकता है,
अब सेक्शन 26 ये बोलता है कि डेट को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। डेट मतलब कर्जा वगैरह, कि मान के चलो कि यार एक प्रॉपर्टी है, डिसीज्ड मर गया, अब वो प्रॉपर्टी क्या है कि डिपेंडेंट को बंटनी है, ठीक है, डिपेंडेंट को बंटनी। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 4 लोग हैं, 4 को बंटनी बोल रहे, 25-25-25-25। अब यहाँ पे आप टेक्निकलिटी पे मत जाना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सुनना। 25-25-25-25, ठीक है। अब लेकिन कर्जा ही है लगभग 15 करोड़ का, उसका 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 15 करोड़ का कर्जा। अब ये लोग बोल रहे हैं डिपेंडेंट कि आप तो पहले प्रॉपर्टी दो, मुझको तुम दो, उसके बाद में देख लेना आप। ऐसा थोड़ी होगा। सबसे पहले डेट को प्रायोरिटी पे रखा जाए, पहले कर्जा जाएगा, उसके बाद कितनी की प्रॉपर्टी बच रही है उसके बाद बटेगी, ठीक है। सेक्शन 26। अब सेक्शन 27 बात करता है कि जो डिपेंडेंट का जो क्लेम है, मेंटेनेंस का जो क्लेम है, सिर्फ मेंटेनेंस तक सीमित रहेगा। मतलब कि आप मेंटेनेंस ही मांग सकते हो, आप प्रॉपर्टी का चार्ज नहीं ले सकते, ठीक है। कि आपका ये कहना था कि इस प्रॉपर्टी से मुझको मेरा मेंटेनेंस आएगा, तो आप प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज नहीं ले सकते। कब तक? जब तक कि जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है और उन दोनों के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो गया हो कि यार आप तो चार्ज ले लो प्रॉपर्टी का। नहीं, अगर एग्रीमेंट हो गया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ है तो सिर्फ आपका मेंटेनेंस तक ही हक है, आप चार्ज नहीं ले सकते प्रॉपर्टी का। सेक्शन 27। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 28 की, कि वो क्या बात करता है। देखो, एक डिपेंडेंट है, जैसे कि मान के चलो कि मैं डिपेंडेंट हूँ एक प्रॉपर्टी से, मैं पूरा तरीके से उसके ऊपर डिपेंड हूँ कि यार ये प्रॉपर्टी है, इससे मेरे को वो आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरा वो आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस आ रहा है, मेरा मेंटेनेंस आ रहा है उस प्रॉपर्टी से। अब जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो गई किसी और के नाम पे, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, तो क्या होगा? मतलब कि किसी एक इंसान के नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी थी। अब उस इंसान का ने बोला था, कोर्ट ने उस इंसान को बोला था कि यार इस प्रॉपर्टी से आप मुझको मेंटेन करोगे, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी उसने किसी और के नाम कर दी, तो क्या होगा? तो ये होगा, अगर, अब सुनना ध्यान से, वो आदमी मुझको मेंटेन करेगा, जिसके भी नाम पे वो प्रॉपर्टी हुई है वो आदमी मुझको मेंटेन करेगा। कब? अगर वो जो प्रॉपर्टी उस आदमी के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, अगर उसका कंसिडरेशन नहीं हुआ। क्या मतलब? उस आदमी ने, जिसने भी उस आदमी के नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, उसने उसका पैसा नहीं दिया। समझ में आ रहा है? अगर पैसा दे देता तो यार पैसे में हिस्सा हो जाता, सीधी सी बात है। पैसा ही नहीं दिया उसने, या फिर उस आदमी को नहीं मालूम था कि यार क्या है ये, मुझको देना था। उस आदमी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि यार इस प्रॉपर्टी से इसको मेंटेनेंस जाना था, ठीक है। ऐसा उस आदमी को ही नहीं पता था जिसने लिया है। दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो उसने कंसिडरेशन नहीं दिया हो, या फिर उसको पता नहीं हो, ठीक है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ नहीं हुई तो यार उसको फिर मुझको पैसा देना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा मुझको, ठीक है। अगर उसने कंसिडरेशन मतलब उसने पैसे दे दिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर उसको नहीं पता तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 28 और ये ख़त्म होता है हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।